अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, कल एक ख़बर आती है कि वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी को मुस्तरद कर दिया है और ये ख़बर सुनते ही थोड़ा सा हौसला होता है कि चले थोड़ा सा आवाम का ख्याल है। ऑलरेडी 60 रुपये का इजाफा हो चुका है, अब शायद चलो कुछ दिन के लिए सही इजाफा नहीं होगा, लेकिन एक तरफ आवाम और तमाम चैनल्स अगर हम कहें, तमाम टॉक शोज़ हम कहें, वो साजिश और मुदाखलत के बयानिए इन दोनों की तारीफ़ों को ढूंढने में, इन दोनों में फ़र्क तलाश करने में मसरूफ़ थे। तो 11:15 बजे के करीब कल रात को वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम वफाकी वज़रा की आती है और आकर 24 रुपये का इजाफा, मज़ीद इजाफा कर देती है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, जिसके बाद नई कीमत 234 रुपये फ़ी लीटर हो जाती है। उसके बाद ये कहा जाता है कि अभी तक पेट्रोलियम कीमतों के ऊपर या पेट्रोल के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है, यानी कि इसके बाद हम एक नया इजाफा भी देखेंगे जो कि टैक्स की सूरत में होगा, क्योंकि IMF के साथ ये मुआहिदा किया गया है कि इसके ऊपर हम टैक्स भी लगाएंगे। तो इसके बाद ये कीमतें जो हैं तकरीबन 300 का हिस्सा जो है वो अबूर कर जाएंगी। अब मसला ये है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होता, उसका रिपल इफेक्ट भी आता है, बाकी चीज़ें भी महंगी होती हैं। ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा होता है, चीज़ों के किरायों में, जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उनके अंदर इजाफा होता है। तो क्या आवाम जो पहले ही महंगाई के बोझ तले दबी हुई है, क्या मज़ीद इजाफा और मज़ीद महंगाई का बोझ बर्दाश्त करने की सकत रखती है? पहला आज का हमारा टॉपिक ये होगा। दूसरा ये कि ISPR और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इदारा और एक सियासी जमात आमने सामने, बयानबाजी और उसके बाद वजाहतें और फिर ये कहना कि सियासी मामले के अंदर एक इदारे को बीच में नहीं आना चाहिए। क्या ये मुल्क के लिए एक नेक शगुन है कि एक कौमी सलामती का ज़ामिन इदारा और एक सियासी जमात आमने सामने आ जाए? इस मामले को PTI ने सियासी मामला करार दिया, लेकिन आज मरियम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने कहा कि DG ISPR साहब ने कोई सियासी बात नहीं किया, बल्कि उन्होंने कौमी सलामती की बात की है और इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया कि इमरान खान साहब ने कौमी सलामती को दाव पर लगा दिया है। तो साजिश का ये जो बयानिया है, मुबैना अमरीकी साजिश का बयानिया, क्या ये सियासी मामला है या फिर सलामती का मामला है? इसके ऊपर बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कराची में होने वाले ज़िमनी इंतखाब की, NA 240 में जो इस वक्त भी जारी है, इस वक्त काउंटिंग का अमल जारी है और दो जमातें जो हैं उनके दरमियान कड़ा मुकाबला है, TLP और MQM पाकिस्तान। बड़े करीब करीब हैं इनके वोट्स, लेकिन इस दौरान पूरा दिन जो इस हलके में होता रहा, फायरिंग के वाक़यात हुए जिसके नतीजे में एक शख्स की जान भी गई। तो क्या ये ख्वाब ही रहेगा कि कभी हम पुरअमन इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन देखें? क्योंकि ऐसी खबरें भी आईं कि नामालूम अफराद ने पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग की, वहाँ से पोलिंग का अमला भाग गया और उसके बाद वो पोलिंग के जो पूरे बैलेट बॉक्सेस हैं वो उठा के वहाँ से चले गए, उनको तोड़ दिया, उसमें से वोट्स निकाल लिए। हमारे साथ आज मौजूद हैं तज्ज़ियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं अतर काज़मी साहब, उसके बाद ज़ैगम खान साहब तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे और अलीना शिगरी साहिबा एंकर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद होंगी। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। अतर काज़मी साहब, आगाज़ में आपसे करती हूँ। सबसे पहले तो PTI को PTIMF कहने वाली जमातें, ये कहने वाली जमातें कि PTI ने मुल्क को IMF के आगे गिरवी रख दिया, जो हमारा स्टेट बैंक है उसको गिरवी रख दिया है IMF के आगे, वहाँ पर IMF का नुमाइंदा लाकर बिठा दिया है। वो जमातें अब हुकूमत में मौजूद हैं और ठीक है, जो मुआहिदा किया गया IMF से उसके तहत मुश्किल फ़ैसले करना ज़रूरी था, महंगाई करना ज़रूरी था, लेकिन इतने मुश्किल फ़ैसले जिसको अब महंगाई का कोई एक नया नाम दिया गया है मुश्किल फ़ैसले का, आपको नहीं लगता कि कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है इस हुकूमत ने IMF के आगे? देखिए, असल में जो ज्यादा चीज प्रॉब्लमेटिक है वो इनका अपना बयानिया था, जो अब से चंद हफ्ते कबल तक, जब तक इन्होंने हुकूमत नहीं संभाली थी, ये लोग कह रहे थे कि पेट्रोल बिल्कुल नीचे आना चाहिए, IMF की कोई बात नहीं माननी चाहिए। लेकिन जब से ये हुकूमत में आए हैं, जिस किस्म के इन्होंने फैसले लिए हैं वो टोटली ऑपोजिट है। तो वो इनके अपने जो सपोर्टर्स हैं वो भी इस वक्त सख्ते में हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि इन्होंने हमारे साथ किया क्या। अगर आप इनका किरदार देखें, जिस दिन से ये आए हैं, इन्होंने जो कुछ कौमी असम्बली के अंदर किया, जो पंजाब असेंबली के अंदर किया, जो कुछ करते रहे, हर चीज को रौंदते चले गए। इन्होंने सब कुछ कर लिया कि इस हत्ता के कौमी असेंबली से स्पीकर भेज के पंजाब के अंदर पंजाब के वजीर आला का हलफ उठवा लिया, लोगों से वोट डलवा के लोग डीसीट हो गए। मतलब कि इन्होंने कोई, जिसे ये सारी बातों का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इन्होंने किसी ना कायदे का ख्याल रखा, ना किसी ज़ाब्ते का ख्याल रखा, ना अपनी कोई रख रखाव का ख्याल रखा। लेकिन एक चीज को इनको बड़ा मान है और बड़ा पास है, ये कहते हैं जी IMF के साथ मुआहिदा हुआ है, उसकी हम खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, बल्कि उसके ऊपर ये भी कहते हैं कि इमरान खान ने बड़ा जुल्म किया था, मुआहिदे के बावजूद पेट्रोल की प्राइसेस में कमी कर दी थी। तो भाई,
आपने तो आके पाकिस्तान की अवाम की जंग लड़नी थी, पाकिस्तान की अवाम के लिए काम करना था, या फिर अब आके आप आईएमएफ के लिए काम कर रहे हैं और आईएमएफ के मुआहदे के ऊपर अमल दरामद करके उनको इंसाफ दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर बाकी सब कुछ आप कर सकते हैं, आइन और कानून की धज्जियां उड़ा सकते हैं, तो इस मुआहदे से आप क्यों नहीं बाहर आ जाते? आप तो बड़ी तजर्बाकार टीम है, आपके पास तो और भी वो कोई ना कहते कोई हैं हल होगा। जरूरत है, आईएमएफ की जरूरत है, क्योंकि आईएमएफ के प्रोग्राम से निकलेंगे तो कोई और मुल्क भी कर्ज नहीं देगा। ये जवाब जी, जी। आते हैं। असल में उनकी ज़रूरत इक़्तिदार है। वो इक़्तिदार के बगैर रह नहीं सकते। इनका साँस उखड़ता है मछली की तरह अगर ये इक़्तिदार से बाहर हों। ज़रूरत किसकी है? ज़रूरत ज़रदारी साहब की औलाद की है, मियाँ साहब की औलाद की है, मौलाना साहब की औलाद की है, असफंजान वली साहब की औलाद की है। अपनी सियासत बचानी है इन्होंने। ये इनकी ज़रूरत है और अपनी ज़रूरियात को ही पूरी करने के लिए ये हुकूमत में आए हुए हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है इनकी कि ये ज़रूरत है, ये इनकी ज़रूरत है, अवाम की ये ज़रूरत नहीं है। अवाम की ज़रूरत इस वक़्त ये है कि उनको रिलीफ़ दिया जाए, आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाई जाए, रशिया से अगर सस्ता तेल मिल सकता है वहां से तेल लिया जाए और जो कुछ हो सकता है वो किया जाए। पर प्रॉब्लम ये है कि वो वजीर आला या वो वजीर आजम जो खुद जमानत के ऊपर हो और जिसके हवाले से एफआईआर कह रही हो कि इसको हमने गिरफ्तार करना है, तो उसने क्या आज़ाद खारजा पॉलिसी बनानी है और क्या आज़ाद दीगर पॉलिसीज बनानी है। तो ये अलमिया है एक, लेकिन ऑब्वियसली इसके अंदर से अब पूरी कौम को गुजरना पड़ेगा और कौम भी देख रही है इनकी तजर्बाकारियां। ठीक हो गया। जैगम साहब, कल जो मैंने अपने इब्तिदाइये में बात की कि कल दोपहर को ये खबर आई थी कि नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का। उसके बाद शाम के वक्त भी नहीं बल्कि रात के वक्त, आधी रात को 11:15 बजे के करीब ये इजाफा। सबसे पहले तो सर ये वक्त का समझ नहीं आता, दिन के वक्त क्यों इजाफा नहीं किया जाता ताकि लोग भी थोड़ा सा ज़रा जाके अगर वो पेट्रोल भरवाना चाहते हैं, क्योंकि ज़रा सी एक अफवाह आ जाए तो लोग अब जो है वो पेट्रोल पंप्स का रुख कर लेते हैं। 11:15 बजे इजाफा करने का सर, क्या ये किसी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है? देखिए, इस वक्त जो हमारा माशी बहरान है वो यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे तरह तरह स्पेकुलेट, लोग डॉलर पे भी स्पेकुलेट कर रहे हैं। और ये भी खबर अगर जल्दी हो जाती तो भी एक अजीबोगरीब वहाँ पे तमाशा खड़ा हो जाता। पेट्रोल पंपों वाले फिरोख्त करना बंद कर देते हैं, वोट करना शुरू कर देते हैं, लोग जमा हो जाते हैं। मेरे ख्याल है वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव था। लेकिन आप देखिए, जो 234 रुपए है आपके पास, तो इस वक्त 234 पर भी पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं है। पेट्रोल तो डॉलर से आता है ना। आपका अभी का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $15 बिलियन है। आईएमएफ के प्रोग्राम निकलने की वजह से आपके पास डॉलर आने बंद हो गए हैं। ना सिर्फ आईएमएफ ने पैसे नहीं दिए, बल्कि क्योंकि आईएमएफ का प्रोग्राम सस्पेंडेड है, जो आपके दूसरे सोर्सेस थे जहाँ से डॉलर आते थे या आ सकते थे, जिसकी वजह से आपका करंट अकाउंट का जो गैप है उस कवर ही नहीं आ रहे। जब आपके पास डॉलर नहीं है, आईएमएफ के प्रोग्राम से बाहर है, तो बैंक आपकी एलसीज तक खोलने को तैयार नहीं है पेट्रोल लाने के लिए। और ये बहुत बड़ा एक बहरान है। देखिए, पॉलिटिकल बातें अपनी जगह, मैं तो पूरी अशराफिया को जिम्मेदार ठहराता हूँ। पिछले 10 साल में 5 दफा हम गए हैं आईएमएफ के प्रोग्राम में, और हुआ ये है कि जो बूम बस्ट का साइकिल था तो 5 साल का उसमें गैप हुआ करता था 20 साल पहले, कि एक दफा हम जब जमीन पर गिरते थे, आईएमएफ के पास जाते थे, तो 5 साल बाद दोबारा ऐसी शामत आती थी। अभी आप देखिए वो साइकिल सिर्फ 1.5 साल का हो गया, कि 1.5 साल में हम खड़े भी नहीं हुए थे और दोबारा गिर गए। तो जिम्मेदारी तो सबकी है, लेकिन अगर आप आज की सूरत हाल देखें तो आज तो उसकी जिम्मेदारी है ना जिन्होंने आईएमएफ का प्रोग्राम सस्पेंड किया। कोई एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट मुझे ये बता दें जो उस वक्त कहे कि आईएमएफ के पास जाए बगैर जो है कोई हल मौजूद है, या आईएमएफ के प्रोग्राम को इस मौके पर सस्पेंड कराना कोई अच्छा कदम था। एक तो पहलू ये है कि अभी तक जो पिछले वाले करके गए, अब दूसरी बात है जो नए वाले करेंगे या करने लगे हैं, उन पर तो देयर इज अ लॉट दैट वी कैन क्रिटिसाइज। हमारा काम हुकूमतों को अकाउंटेबल बनाना है, और आगे जब तक वो रहेंगे उनको अकाउंटेबल बनाएंगे। मसलन उन्होंने 1 महीना ज़ाय किया, पहला जो 1 महीना था वो ये सोचते रह गए कि क्या ये पॉलिटिकली ठीक होगा कि हम फौरी तौर पे फैसले चाहिए। मेरे ख्याल है इनका जो सबसे बड़ा एक जुर्म कह लें या ज्यादती कह लें, वो ये थी कि फैसला साजी में उन्होंने 1 महीने का टाइम लिया। ये इनकी बुनियादी बात है। उसके बाद भी हम देख सकते हैं कि शायद जितने स्टेप्स लेने की जरूरत थी अभी तक उतने स्टेप्स नहीं लिए गए। एक पाँव इनका उधर है, दूसरा पाँव उनका उधर है।
लेकिन सर जैगम साहब मसला ये है कि जिस वक्त ये तहरीक अदम एतमाद या फिर पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई हुकूमत के खिलाफ महंगाई मुकाओ मार्च और इस तरह की तहरीकें चला रहे थे, उस वक्त ये कहते थे कि जी हम बहुत तजर्बाकार हैं, हम आएंगे तो सब कुछ ठीक कर देंगे। उसके बाद ये भी कहा गया है कि जनाब शरीफ ख़ानदान जो है उसके सऊदी अरब के साथ भी बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, तुर्की के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, चाइना इनको बड़ा पसंद करता है, तो ये आएंगे तो ये मुल्क भी हमारी मदद करेंगे। उसके बाद अब ये आए हैं तो आके कहते हैं कि जनाब कोई भी मुल्क हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है और वो कहते हैं कि आप IMF के प्रोग्राम में रहें। तो सवाल तो यही है ना कि आपने पहले ये सारी बातें क्यों की कि हम हुकूमत में आएंगे तो हम सब कुछ ठीक कर देंगे? देखिए, पहले जो ये बातें कर रहे थे कि आएंगे और ठीक कर देंगे, उस पर उन्होंने 1 महीने का वक्त दिया। मेरा ये मामला है, अभी तो ये काम करने लगे हैं ना इस बहरान से निकालने के लिए। और दूसरी बात जो आपने कही कि जिस तरीके से पाकिस्तान में मईशत को पॉलिटिसाइज किया जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक कंसेंसस मौजूद नहीं है पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों पर, वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। और ये सब के सब बहुत सियाने हैं, ये मत समझें कि सियाने नहीं हैं, उनके अपने फायदे और अपने मफादात देखें। अभी PTI की बातें आ रही है, निकाल के देख लें। शुगर मिल वालों ने तो 265 अरब बना लिया था ना, आप और मैं रह गए ना। जो तमाम जो रियल एस्टेट वाले थे उन्होंने तो 3 साल में उन सब के जो है उनकी जायदादें और उनके तो दुगने हो गए ना वसाइल। आप और मैं घर नहीं बना सके ना। आप देखिए जो अशराफिया है और उनसे जो वाबस्ता लोग हैं, उन्होंने खूब टिका के माल इमरान खान के दौर में भी बनाया, उससे पिछले दौर में भी बनाया था और अब भी शायद वो आगे भी बनाएंगे। ये अशराफिया जो है अपने हिसाब से तो बड़ी सियानी है ना, इनको गरीबों का ख्याल नहीं है। अभी अगर बुहरान से निकाल भी लेते हैं, इस बुहरान से अगर वो मतलब हम निकल भी आते हैं, इस गर्दाब से निकल भी आते हैं, तो क्या पाकिस्तान को ये लोग उस माशी बुहरान से निकालेंगे जिसकी वजह से बार बार आकर हमने बूम बस साइकिल में फंसते हैं और बार बार गिरते हैं। और एक आम गरीब आदमी को इन माशी फैसलों की कीमत अदा करनी पड़ती है जिसका कोई कसूर ही नहीं होता। जिस वक्त IMF के प्रोग्राम से निकले थे, आप उस वक्त भी देखती है कि ये लोग क्या कह रहे थे। उस वक्त के वजीर खजाना साहब क्या कह रहे थे कि मसला ही कोई नहीं, मैं पॉइंट ऑफ सेल मशीनों से जो है वो पैसे इतने टैक्स इकट्ठे कर लूंगा कि IMF वालों को मैं दिखा दूंगा कि देखें मैं क्या क्या करतब दिखा सकता हूँ। कितनी पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगी, 1.5 लाख लगानी थी, 5-10 हज़ार जो है वो मशीनें बनी। कितना बड़ा बजट का खसारा आया, 5,000 अरब रुपए का बजट खसारा है। 15,000 रुपए का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, 45 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। इधर से कोई रिलीफ देगा? रिलीफ देने के लिए तो आपको टैक्स चाहिए ना, पैसे चाहिए। ऐसा बजट जिसमें पहले 5,000 अरब रुपए का खसारा हो, वहां से किधर से निकाल के दिया जाएगा? मसला तो ये लेकिन सर मसला ये है कि आपने भी जो बात की कि आप पूरी अशराफिया को जिम्मेदार समझते हैं। अलीना, जो अभी जैगम साहब बात कर रहे हैं कि जी मुल्क का जो खसारा है वो कितना बड़ा है और इस बहरान से निकल ही जाएंगे, आवाम को चाय कम करने के, रोटी कम करने के मशवरे भी हम देखते हैं, लेकिन 175 करोड़ के इश्तिहारात जब देने होते हैं वहाँ से तो सारी गुंजाइश निकल आती है देने के लिए पैसे। जी बिल्कुल, अपने अखराजात जो है वो सिर्फ मेरे ख्याल से एक सिंबॉलिक ही हमें एक वो नज़र आता है कि जी ऑस्टेरिटी ड्राइव और पिछली हुकूमत की तरह ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपका ये जो बुनियादी सवाल है ना, जो ये अब एक स्पिन देने की कोशिश कर रहे हैं और एक ये नया बयानिया नजर आ रहा है कि जी IMF का मुआहिदा इमरान खान की हुकूमत ने किया और उसका खमियाजा या कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ रहे। तो मेरे ख्याल से आयशा, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो तो कंडीशंस को रिवाइज भी कर सकती है। आप अगर इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान ये मुआहिदा हुआ था तो आप निगोशिएट करने के लिए, ये निगोशिएशंस के लिए आप दोहा क्या करने के लिए चले गए थे मिफ्ता इस्माइल साहब? दूसरी बात ये कि अभी आप स्टाफ लेवल जो अग्रीमेंट देखेंगे इस माह जो अभी होनी है मुसलसल मुज़ाकरात, तो आप जो नेक्स्ट रिव्यू के लिए जा रहे हैं वो किस बेसिस पे करेंगे आप? हर रिव्यू में मेरे ख्याल से हर जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो आयशा एक अपना व्यू पेश करती है कि वो उसने डेफिसिट्स को कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए उसने रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करना है, उससे करंट अकाउंट डेफिसिट को कैसे कर्टेल करना है, काउंटर करना है, कम करना है, तो वो अपना प्लान बता रही होती है। आप अगर इतने ही बाउंड हो चुके हैं कि इमरान खान ने बड़ी सख्त कंडीशंस जो है वो तय कर दी है और आप उसके बिल्कुल ही आप कुछ भी नहीं कर सकते एज सेटिंग गवर्नमेंट, तो फिर आप बजट में क्या एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं? आप जो शादियाने बजा रहे हैं कि हमने बजट में बड़ा कुछ अनाउंस कर दिया, तो आप बजट में किस तरह से ये एडजस्टमेंट्स या ये आप रिलीफ जो है सो कॉल्ड जो आप कह रहे हैं कि हमने रिलीफ दिया और अमीरों को टैक्स करके, ये आप किस तरह से कर रहे हैं? मेरे ख्याल से IMF जो है उसको हमसे क्या गर्ज है? वो हमारा दुश्मन तो नहीं है ना। वो तो चाहता है कि जी आपकी जो मिसमैनेजमेंट इस वक्त आपके मुल्क में नजर आ रही है वो हुकूमत जो है उसको ओन करे,
ओनरशिप लेना। इस वक्त हुकूमत जो है, मुझे लग रहा है, जो आपने अभी जिक्र किया कि 12:15 बजे रात को आके पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का फैसला करना और आवाम के सामने बड़ी मायूस और अफसुर्दे शक्ल लेकर आके ये मिफ्ता इस्माइल साहब जो है ये अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। आपको ओनरशिप लेनी है। इस वक्त आप हुकूमत में आए और आप ये जानते हुए क्या कंडीशंस थी, क्या मुल्क के हालात थे, ये सब कुछ जानते हुए आप हुकूमत में आए, आपने इसको टेक ओवर किया। आप अब इमरान खान जा चुके हैं जी, वो घर उनको आपने भेज दिया है। इस वक्त आपकी जिम्मेदारी है, अवाम को रिलीफ देने का आपने कहा था, महंगाई को खत्म करने का आपने कहा था, और अभी आपने ये अफसुर्दे चेहरे लेकर आपने फैसले नहीं करने, क्योंकि अभी आपने और सख्त फैसले करने हैं। सो आपने हिम्मत करनी है, आपने लीड फ्रॉम द फ्रंट, कहते हैं ना कि आपने लीडरशिप जो है वो उसकी फुल ओनरशिप लेनी है, आपने मसाइल की फुल ओनरशिप लेनी है। गरीब को आपने ऐसे नहीं छोड़ देना। और ये जो गलत परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जी ये इमरान खान की पॉलिसी है, और एक नया स्पिन है ना, ये तो आज हम एक नया स्पिन देख रहे हैं। ये पॉलिटिकल, इसका बैकग्राउंड ज्यादा है, फैक्चुअल मेरे ख्याल से कम है। और साथ साथ शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से कहते हैं कि जी मिसाके मईशत पे बड़ा फोकस किया जा रहा है और स्टेक होल्डर्स को तमाम जो है वो एक साथ लेकर जो है वो चला जाएगा, और उसके लिए जो है पॉलिसी सच, मेरे ख्याल से आयशा, अगर इस मुल्क में वाकई में हमें पॉलिसीज की कंटिन्यूएशन देखी जाए तो हमारा मुल्क जो है वाकई में तरक्की करता हुआ दिखाई दे सकता है। अफसोस की बात और अलमिया ये है कि आपको बुलाना पड़ता है हफीज शेख साहब को, आपको बुलाना पड़ता है शौकत तरीन साहब को, आपको इनको, और शायद फगान अब्बासी साहब ने एक दफा, आपको याद है कि फ्लोर ऑफ द हाउस बोला था कि ये सारे तमाम लोग जो पॉलिसीज आके तश्कील दी जा रही है उसका फॉलो आउट देखने के लिए क्यों नहीं मुल्क में बैठे रहते। ये अपना ब्रीफकेस उठा के मुल्क से बाहर चले जाते हैं और पॉलिसीज बनाकर, तो उसका फॉलो आउट देखने के लिए भी बैठे ना आप मुल्क में, आप जो पॉलिसीज तश्कील कर रहे हैं। और मेरा ख्याल से तो एट द एंड ऑफ द डे ये वाली बात कहना बिल्कुल ही वो है। असल परेशानी से लोगों को आगाह करें कि असल परेशान कुन बात ये है कि आप फिर एक मजीद ट्रांच की तरफ, IMF की तरफ जा रहे हैं। इस पर आपको शादियाने नहीं बजाने, इस पर आपको वाहवाह नहीं मिलनी, ये मजीद आप कर्ज या मजीद बोरोइंग की तरफ जा रहे हैं। ये कोई अच्छी, ये कोई सुकून का सांस। और अलीना, ये जो कोशिश कर रहे हैं, ये जो कोशिश कर रहे हैं अतर साहब कि ये इसका सारा मलबा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पर डाला जाए कि जी उनकी वजह से ये सारे फैसले हो रहे हैं, हम तो बड़े मासूम से हैं, हम आए हैं, हम तो उनके जो सारी शराइत थी उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। तो ये कोशिश इनकी कितनी कामयाब हो सकती है मलबा तहरीक इंसाफ पर डालने की? कर रहे हैं IMF के साथ। एग्जैक्टली जी अतर साहब। अच्छा देखें, जहाँ तक ये मलबा डालने की बात है, जो पाकिस्तान के अवाम है वो भी सब कुछ दे और उनको सब कुछ नजर आ रहा है। इमरान खान की हुकूमत में भी महंगाई थी, इसमें कोई शक नहीं, महंगाई यकीनन हुई होगी, लेकिन जो हरकत इन्होंने की है क्या उसकी कोई मिसाल मिलती है पाकिस्तान के अंदर? पेट्रोल अब तक 80 रुपए से ज्यादा बढ़ा दिया है इन्होंने 2 महीने के अंदर। डीजल की क्या हालत है वो आपके सामने है, कुकिंग ऑयल या घी की क्या कीमत है वो भी हमारे सामने है। लेकिन ये देखें, ये कहते हैं हमने 1 बिलियन लेना है, 2 बिलियन लेना है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ आयशा, और आपके सुनने वालों और देखने वालों को, बड़ी जिम्मेदारी से। शरीफ खानदान और जरदारी खानदान अगर ये दोनों अपने आधे आधे असासे भी बेचे ना, तो ये पाकिस्तान के अंदर 3-4 बिलियन डॉलर लेके आ सकते हैं अपने असासों से। अगर इनको पाकिस्तान की इतनी फिक्र है तो IMF के पास क्यों जा रहे हैं? अगर आपने पाकिस्तान बचाना है ना, पूरी कौम इनके पीछे खड़ी होगी, पूरी कौम नवाज शरीफ के पीछे खड़ी होगी, पूरी कौम जरदारी साहब के पीछे खड़ी होगी। साहब जो असासे डिक्लेयर किए हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने नंबर्स सामने रखे हैं, उसमें तो इतने ज्यादा नहीं है, उसमें तो चंद करोड़ रुपए हैं जो इन्होंने शो किए हैं। नहीं, इनके जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं दोनों खानदानों के, शरीफ खानदान की जो बिजनेस एम्पायर है पाकिस्तान के अंदर, बाहर ममालिक में जो इनके असासे हैं, जरदारी खानदान के जो असासे हैं और वेल डॉक्यूमेंटेड असासे हैं पूरी दुनिया में, ये अपने असासे बेचें तो ये 2-3 बिलियन डॉलर तो आराम से इकट्ठा कर सकते हैं। सारे असासे नहीं, आधे असासे मैं कह रहा हूँ। अच्छा, वो कर देना, अगर ये वो कर दें तो मैं देखता हूं कि कौन फिर इमरान खान के पीछे खड़ा होता है। पूरी कौम इनके पीछे खड़ी होगी। तो ये पाकिस्तान को अगर जो जिन्होंने बचाना होता है वो इस तरह बचाते हैं। सिंपल सोल्यूशन है, आप लोग लेके आए अपना पैसा, तो अपना पैसा ये बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा ये बाहर रख रहे हैं। हमजा के दूसरे भाई हैं सुलेमान शहबाज, उन्होंने पिछले साल ही बरतानिया के अंदर नई कंपनियां खोली हैं, एक नई चेन खोल रहे हैं, बर्गर चेन, और उसके हवाले से जो तफसीलात थी वो भी सामने आई। और पाकिस्तानियों को ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, और IMF को कह रहे हैं कि आप हमें पैसे दें। तो जब तक ये अपने जिसे कहते हैं कि वो तौर तरीके नहीं बदलेंगे तो किस तरह चीजें चेंज होंगी। तो ये एक मेरे ख्याल में आसान सोल्यूशन है इनके लिए, और ये फिर शायद सारी उम्र इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करें, अपने पैसे ले आए मुल्क के अंदर। लेकिन अतर साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो जिस साजिश की बात की जाती है या जिस साइफर की बात की जाती है, PTI के लोग, इमरान खान साहब इवन कई मरतबा कह चुके हैं कि उसके अंदर बाकायदा तौर पर ये लिखा है कि तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ अगर कामयाब हो जाती है तो फिर आपको माफ़ कर दिया जाएगा।
माफ करने का मतलब हम जैसे लोगों ने यही समझा था ना कि ये जो माशी गर्दाब में पाकिस्तान फंसा हुआ है इससे हम निकल आएंगे, लेकिन वो तो होता हुआ हमें फिर नजर नहीं आ रहा। नहीं, माफ करने का ये भी मतलब हो सकता है ना कि जो बाकी लोगों के बाहर असासे हैं, हमारी अहम शख्सियात के, हमारे सियासतदानों के जो बाहर असासे हैं, उन असासों को जब्त नहीं किया जाएगा जिस तरह रूसियों के असासों को जब्त किया जा रहा है, उनके ओलिगार्क्स के असासों को जब्त यानी किया जा रहा है। अवाम यहाँ पर भी गलत ही समझी है, हम जैसे लोग जो हैं गलत समझे, गलत ही समझी है। और ये हमेशा यही होता है कि अवाम बेचारी फंसती है। ठीक है ज़ैगम साहब, इमरान खान साहब जो हैं अब उन्होंने इतवार को एहतजाज की कॉल दी है और कहा है कि इस महंगाई के खिलाफ अब अवाम निकले एहतजाज करने के लिए। तो पहले साजिश के नाम पर अवाम को उन्होंने निकाला और अपना बयानिया जो उन्होंने बनाया सारा कि किस तरह से रजीम चेंज ऑपरेशन बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में किया गया उनकी हुकूमत गिराने के लिए। अब आपको लगता है कि उस बयानिए के बाद महंगाई के ऊपर अवाम उस तरह से निकलेगी जिस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, जो उनका पहला बयानिया था उसमें उनकी ये कामयाबी ज़रूर हुई कि जो उनके अपने साथी थे, जो अपने टाइगर्स थे, जो अपनी सपोर्ट बेस थी, उनको उन्होंने दोबारा से मोबिलाइज कर लिया। लिहाज के उन्होंने अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज कर लिया और वो सपोर्टर्स भी पिछले 3-3.5 साल में जो लोगों का हशर हुआ था उसकी वजह से आपको मालूम है वो भी काफ़ी डिमोरलाइज थे लोग। पिछले 3-3.5 साल में लोगों ने कोई सुख का दिन नहीं देखा, उसमें भी जो महंगाई बढ़ी, जितनी इन्फ्लेशन थी उसमें, तो उससे तो वो वापस ले आए। लेकिन आई थिंक ही हैज बेटर चांस नाउ, क्योंकि अब लोगों का जो मामला है वो बहुत तकलीफ का है। लोग ये नहीं समझ सकते कि पीछे क्या हुआ था और वो खुद क्या छोड़ कर गए, कितना खसारा छोड़ कर गए, कितना करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ कर गए, IMF के साथ प्रोग्राम किस तरह सस्पेंड करके गए, किस मुसीबत में वो मुल्क को छोड़ कर गए। लोग नहीं समझते। लोग कहते हैं कि फौरी तौर पर जो भी रूल कर रहा है वो डिलीवरी दे। और IMF के प्रोग्राम बहुत से मुल्कों में, IMF के प्रोग्राम के नतीजे में बहुत शदीद किस्म के मुजाहरे भी होते हैं, लोग बाहर भी निकलते हैं, क्योंकि IMF जिस तरह की डिमांड्स करता है उन डिमांड्स के नतीजे में लोगों पर जो तकलीफ आती है वो उसके नतीजे में लोग बाहर निकलते हैं। अभी निकलेंगे या नहीं निकलेंगे ये मुझे मालूम नहीं है, ये अब सड़क ही बताएगी कि लोग क्या निकलना पसंद करते हैं। पिछले 3.5 साल में तो लोगों ने कुछ नहीं किया, सब कुछ बर्दाश्त किया और उसके बाद इमरान खान साहब के साथ भी वो खड़े रहे, कुछ कम बर्दाश्त तो नहीं किया। देखिए हमने कितना तकलीफ उठाई, लेकिन खड़े रहे ना जी। PTI के सपोर्टर आज भी उनके साथ हैं। तो क्या जो PMLN के सपोर्टर हैं, पीपल्स पार्टी के सपोर्टर, क्या वो साइड बदलेंगे और वो कन्विंस हो जाएंगे और वो बाहर आ जाएंगे? वो भी अपनी पार्टियों के पीछे ही खड़े रहेंगे। अब ये मुझे मालूम नहीं है, इस तरह की कोई मेरे पास जो है वो पब्लिक ओपिनियन पोल भी फ्रेश नहीं है अपनी कि शायद कोई ऐसा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इस वक्त नहीं आएगा। लोग तमाम सियासतदानों से, तमाम सियासी जमातों से मायूस हैं। ये 2018 नहीं है जब $200 बिलियन इमरान खान साहब जो है वापस लाया करते थे, पाकिस्तान से 90 दिन में करप्शन खत्म किया करते थे और पाकिस्तान को जो है चंद महीनों के अंदर डेनमार्क बनाया करते थे। लोगों ने उनका भी वक्त देखा है और बड़ा तकलीफ दे वक्त देखा है, और उसके बाद ये दौर भी देख रहे हैं जो तकलीफ दे है, और इन लोगों को पहले भी देख चुके हैं। देखिए, तीनों पार्टियां जिनको देख चुके हैं, क्या इन्होंने पाकिस्तान की माशी मुसीबतों को सस्टेनेबल अंदाज में बाहर निकालने की कोशिश की? फायर फाइटिंग तो अपने अपने हिस्से की करते रहे, अवाम पर बोझ तो डालते रहे, अशराफिया को तो फायदे देते रहे, बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी टाइकून हैं उनको तीनों पार्टियों ने फायदा पहुंचाया। अभी नया स्कैंडल जो आ रहा है इमरान खान साहब का, उन्हीं साहब ने दूसरी पार्टियों से कितना फायदा उठाया। जो दूसरे वाले हैं वो तो खुद शुगर मिलों के मालिक हैं, लेकिन शुगर मिलों ने ही इन्वेस्ट करके इमरान खान को लाए। शुगर मिल का ही जहाज था और हेलीकॉप्टर था जिसमें इमरान खान घूमते थे, उन्हीं के पैसे से इलेक्शन लड़ा और उसके बाद उनको $250 बिलियन का फायदा भी दिया। अकाउंटेंट, ये उनकी अपनी हुकूमत का कैलकुलेशन है, मेरी नहीं है, कि शुगर मिल वालों ने 250 अरब नाजायज बनाए, लोगों की जेब से निकाले। कितने लोगों को इमरान खान ने पकड़ा? तो एक ही पैटर्न है हमारे यहाँ, पैटर्न नहीं बदलता। इमरान खान भी उसी पैटर्न का हिस्सा है जिस पैटर्न का हिस्सा दूसरी दो पार्टियां हैं, और जब तक ये पैटर्न नहीं बदलेगा, पाकिस्तान की मईशत की में स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आएंगी, हम मुल्क के हालात नहीं बदलेंगे, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी नहीं बदलेंगे। देखिए, मैं मुख्तसर तौर पे आपको बता देता हूँ, आपका $15 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले 4 साल में कंटिन्यूअस आया।
45 अरब डॉलर का, जिसकी वजह से आपको कर्ज लेना पड़ा है, जिसकी वजह से अब हम इस प्रॉब्लम में हैं। और ये आगे भी खत्म होने वाला नहीं है, इसको इमरान खान भी हल नहीं कर सके, आगे भी ये जल्दी हल होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका एक ही हल है, पाकिस्तान एक्सपोर्ट शॉर्ट टर्म में नहीं बढ़ा सकता। हमारा सेठ जो है वैसा सेठ है जो सरकार से ज्यादा कमाता है, एक्सपोर्ट से कम कमाता है। आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए जो इस गैप को फिल करे, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में चाहिए। लेकिन सर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आपकी कहाँ जाती है? इस गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर जब इतनी स्पेकुलेशंस होगी तो फिर कौन सरमाया लगाना चाहेगा इस मुल्क के अंदर? अलीना, आपकी तरफ मैं आ जाती हूँ। ठीक है, एक मिनट सिर्फ मुझे दीजिए, आपने जो सवाल किया है मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक आप अपनी इंटरनल पॉलिसीज नहीं बदलेंगे, वो माहौल नहीं बनाएंगे जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, ईज ऑफ बिजनेस नहीं आप क्रिएट करेंगे, निजाम इंसाफ को ठीक नहीं करेंगे, अपने हालात ठीक नहीं करेंगे और साथ साथ फॉरेन पॉलिसी को ठीक नहीं करेंगे। अगर आप इस तरह फॉरेन पॉलिसी पे सियासत खेलेंगे, झूठे बयानिए बना के सर, हम तो कहते हैं तमाशे क्रिएट करेंगे, तो फिर कहां से कौन आएगा? आपने इतनी सारी चीजें गिनवाई है सर, एक ही चीज ठीक कर दे कोई एक हुकूमत, उसका क्रेडिट हम दे देते हैं उसको। कोई आके मुल्क की मईशत को थोड़ा सा बेहतर कर दे, बेहतर राह पे डाल दे, कोई प्लान हमें नजर आए, कोई लॉन्ग टर्म प्लान हमारे पास हो, वही हमें नजर नहीं आता है। जो फायर फाइटिंग की आपने बात की, हर हुकूमत आती है सिर्फ फायर फाइटिंग करती है कि यहाँ पे मसला हो गया इधर पैसे लगा दो, यहाँ पर मसला हो गया इधर पैसे लगा दो, अब तो पैसे भी खत्म हो गए हैं। अलीना, थोड़ा सा ज़रा आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं। शुरू में तकरीबन 1 महीने तक ये हुकूमत कशमकश का शिकार रही कि मुश्किल मुआशी फैसले किए जाएं या ना किए जाएं, हो सकता है जल्दी इलेक्शन करवाने पड़े। उसके बाद यकीन दहानियाँ भी मांगी गई और अब ऐसा लगता है कि यकीन दहानी करा दी गई है उनको कि जनाब ये हुकूमत वक्त जो है पूरा करेगी, मुद्दत पूरी करेगी। अवाम का वोट यहाँ पे कितनी अहमियत का हामिल है? मेरा सवाल सुन लीजिएगा, अवाम का वोट यहाँ पर कितनी अहमियत का हामिल है? क्योंकि इस सियासी कीमत की जो जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर इस महंगाई के अंदर अवाम का जो सेंटिमेंट है, पब्लिक सेंटिमेंट है, वो मौजूदा हुकूमत के साथ उस तरह से हमें नजर नहीं आता। तो फिर यकीन दहानियों में क्या ये भी चीज़ शामिल होगी कि आप परेशान ना हो, अगला इलेक्शन जो है उसके अंदर आपको कामयाबी दिलवा दी जाएगी? नहीं, मेरा ख्याल से ये अवाम के साथ और इस बैगेज के साथ जो अब ये सख्त फैसले कर रहे हैं और इसके जो असरात नजर आना शुरू हो चुके हैं। आपने सही कहा कि जी शुरू में तो ये कश्मकश में ही रहे, अभी तक मेरा ख्याल से ये एक प्रेशर इनके ऊपर और एक तलवार इनके ऊपर जरूर लटक रही है, क्योंकि इनका एक जो है मुखालिफ जो है वो सड़कों का फिर रुख करने के लिए बाहर कॉल दे चुके हैं इतवार के रोज की। और दूसरा ये कि आप जो फैसले कर रहे हैं उससे महंगाई का ये आलम है कि आवाम की बस हो चुकी है। गुज़िश्ता हफ्ते जब ये बजट पेश हो रहा था तो आपके वो नंबर्स आ रहे थे, SPI जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जो आपकी फूड इन्फ्लेशन है, वो 24% पे जो है वो पहुंच चुका है। अच्छा, आपकी इन्फ्लेशन का आलम ये आपने गुज़िश्ता रोज भी बढ़ाए हैं पेट्रोल प्राइसेस, तो उससे अब आप आलम ये होगा कि 20% से अगर ज्यादा तजावुज करेगी आपकी इन्फ्लेशन, जो आपकी CPI है वो आपकी तजावुज 20% से करेगी, तो आप हाइपर इन्फ्लेशन के मोड में चले जाएंगे। आप अवाम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उनकी बस हो गई है। एक इंसान जो 18-20 हज़ार रुपए कमा रहा है, उसका खर्चा जो है वो अखराजात उसके 35 हज़ार पे पहुंच चुके हैं। जो आप बिजली के ये बेस टैरिफ बढ़ा रहे हैं, उससे आपकी इंडस्ट्रीज भी कहाँ से आप चला सकेंगे? क्योंकि आप खुद एक तरफ बोल रहे हैं हम ना लोड शेडिंग बिल्कुल कंप्लीटली खत्म कर सकते, हम 2 घंटे तो उसमें दौरानिया उसका थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन हम कंप्लीटली नहीं खत्म कर सकते। प्लस हम इंपोर्ट के भी काबिल नहीं रहे। दौरानिया भी कम नहीं हुआ है अलीना, दौरानिया भी कम नहीं है। एग्जैक्टली, वो मिस कमिटमेंट्स है ना। आपकी इंडस्ट्रीज हाई इंटरेस्ट रेट से आपकी इंडस्ट्रीज जो है वो क्लोजर की तरफ जा चुकी है। आपकी कोई नई ना इंडस्ट्रीज लगेगी, ना नए बिजनेसेस होंगे, ना आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उससे होगी, बेरोजगारी का आलम बढ़ेगा। आपका मुल्क इस वक्त जो है वो डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। और इसमें इस बैगेज के साथ देखिए, इमरान खान साहब जब निकले थे उनको अच्छी तरह इस बात का पता था, उनका जो बयानिया था ये साजिश का, वो अवाम में बिक रहा है। अभी वो महंगाई पे लेकर आएंगे अवाम अब साजिश से बिल्कुल आई एग्री विद ज़ैनब साहब, अब साजिश से भी आगे की बढ़ चुकी है, क्योंकि अवाम का कोर जो इस वक्त मसला है वो महंगाई है। अवाम बिल्कुल उनकी 300 रुपए पे आप अगर पेट्रोल ले गए तो अवाम की तो चीखें मजीद निकल जाएंगी। अवाम इस वक्त तोड़ फोड़ पे आ चुके हैं। आपको याद है लास्ट जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई थी तो कराची में जो वो पेट्रोल पंप्स वगैरह पे तोड़ फोड़ के मनाजिर देखे गए, तो अवाम अब बर्दाश्त करने के काबिल रही नहीं है। सो लिहाजा इमरान खान साहब की कॉल पर जो जलसों में आपने जिस तरह के मनाजिर देखे, वो लोग निकलेंगे और इनका बैगेज जो है इनको जाके अवाम के आगे जो है वो जवाब देना होगा। पीपल्स पार्टी इसमें बड़ी स्मार्ट रही। हम हर डिस्कशन में बात करते हैं कि सबसे आगे जो है इस पूरे फाइनेंशियल बर्डन का और जो ये डिसीजंस है इसका पूरा मलबा जो है
दीगर जमातों ने नून लीग पर डाल दिया है और नून लीग जो है वो इस वक्त अवाम को फेस करेगी और अवाम को फेस कर भी रही है, क्योंकि अवाम का सारा गम और गुस्सा जो है वो नून लीग है, क्योंकि उनके मिनिस्टर्स आके जो है ये सख्त फैसलों की अनाउंसमेंट्स करें। सो मेरा नहीं ख्याल है कि इलेक्शंस में ये कोई रिलीफ की तवक्को कर सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब को जज जो है वो उनकी परफॉर्मेंस पे नहीं किया जाएगा। ऑल्दो कि इमरान खान साहब की हुकूमत में बिल्कुल महंगाई थी, बिल्कुल परेशानियां थी, बिल्कुल गवर्नेंस के इश्यूज थे, डेफिनेटली यही बात हम कर रहे थे कि गवर्नेंस के इश्यूज थे जिसकी वो प्रोजेक्शन भी नहीं कर पाए। जो बिल्कुल एहसास प्रोग्राम, सेहत कार्ड, ये तमाम चीजें जो है बहुत अच्छे प्रोजेक्ट थे जिसकी अनफॉर्चुनेटली प्रोजेक्शन नहीं कर पाए, लेकिन वो अवाम में वो अपने अच्छे प्रोजेक्ट्स भी अभी नहीं बता रहे। वो इस वक्त सिर्फ उनका बुनियादी जो अवाम का मसला है उसी को लेकर मेरा ख्याल से वो निकलेंगे। लेकिन इमरान खान साहब अपने जो कोर उनका एक मुतालबा भी जो है वो कमीशन और ओपन समाअत की साजिश को लेके उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। सो हर उनकी तकरीर में ये जरूर होगा जब तक अनलेस सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे कोई फैसला या उसको ओपन समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर नहीं करती। सही, ठीक हो गया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी इशू पर बात करेंगे जिसका जिक्र अभी अलीना ने किया है कि जुडिशल कमीशन का मुतालबा तो कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाया जाता है तो फिर कौन सी एजेंसियां होंगी जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भरोसा होगा कि ये अगर तहकीकात करती है तो ठीक है, इनके नताइज को मान लेंगे, और कौन सी पर वो नहीं करेंगे। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अतर काज़मी साहब, ये पिछले 2 दिन महंगाई और पेट्रोल की कीमतों से पहले जो हमने देखा कि एक मरतबा फिर से साजिश और मुदाखलत वाली बात जो है इन 2 लफ्ज़ों की तारीफ़ ढूंढ रहे थे सारे कि इन 2 लफ्ज़ों का मतलब पता चल जाए, इन दोनों का फ़र्क पता चल जाए। लेकिन इस दौरान जो हमने बातें सुनी, फिर उनका जवाब सुना, फिर दोबारा से उसका जवाब सुना, एक कौमी इदारा और एक सियासी जमात का आमने सामने आकर इस तरह से बयानबाजी जो हमने टीवी पर देखी उसके ऊपर बड़ी बड़ी डिबेट्स भी हुई हैं। इससे पहले हमें इसकी मिसाल मिलती नहीं है। ये एक नेक शगुन है मुल्क के लिए इस तरह से ये जो चीज़ें अब हम देख रहे हैं? देखिए, ये जो बैरूनी साजिश का बयानिया है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये किसी कंक्लूजन पे पहुंचे और उसका वाहिद हल यही है कि उसकी तहकीकात करवाई जाए और कमीशन बनाया जाए। यहाँ तक ये ताल्लुक है कि आपको पता है कि DGISPR ने कहा कि वो ये समझते हैं कि साजिश नहीं हुई। खान साहब ने कहा कि वो उनका मौक़िफ़ हो सकता है, हम कहते हैं साजिश हुई है तो तहकीकात होनी चाहिए। अब ये साजिश है, मुदाखलत है, ये बड़ी कन्फ्यूजन है। अब होता ये है कि जब एक कमीशन बनेगा और वो ओपन कमीशन होगा, उसमें चीज़ें सामने रखी जाएंगी तो कौम को भी समझ आ जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और इस पे रेजिस्टेंस क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आती। मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि जी मुदाखलत पहले हुई या साजिश पहले हुई। आपको याद होगा कि एबटाबाद के अंदर अमरीकी हेलीकॉप्टर आए, आके उन्होंने मुदाखलत की, एक बंदे को मार के मुबैना तौर पे उसकी डेड बॉडी भी उठा के ले गए, वो मुदाखलत थी। लेकिन उस मुदाखलत से पहले उन्होंने एक साजिश तैयार की कि हमने एबटाबाद में जाके ये करना है। जब तहकीकात हुई तो पता चला उस साजिश के अंदर एक और किरदार शामिल था, वो साहब फिर गिरफ्तार हुए और अभी वो जेल में हैं। तो इसी तरह अगर अमरीकी हेलीकॉप्टर आ सकते हैं और आके मुदाखलत करके साजिश करके चले जाते हैं और बाद में हमें पता चलता है, तो ऐन मुमकिन है कि यहाँ पे भी कोई साजिश हुई हो और हमें ना पता चला हो। हमको ये तो नहीं है ना कि जो हम कह दें, हुकूमत कह दे या कोई और कह दे कि जी हम कह रहे हैं साजिश नहीं हुई, हम कंफर्म हो गए। भाई ऐसे आप किस तरह कंफर्म हो गए? तहकीकात होंगी ना, तहकीकात के बाद पता चलेगा। अमेरिका जैसे ममालिक में जो है बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, बाद में तहकीकात होती हैं तो चीजें सामने आती हैं। तो ये माजी में भी इस तरह होता रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो हो सकता है बैरूनी से कोई यहाँ पे मुदाखलत हुई हो, साजिश हुई हो। मुदाखलत तो सब मान रहे हैं कि हुई है, अब साजिश हुई है या नहीं हुई है ये सुप्रीम कोर्ट के अगर हवाले कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में वो बेहतरीन फोरम है। और अगर वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचेगा, फिर इमरान खान साहब बेशक मत माने या कोई दूसरी पार्टी बेशक मत माने, पर कम से कम अवाम तो देख लेगी ना कि क्या है, क्या चीजें सामने आई हैं। और होनी ये ओपन हेयरिंग चाहिए, ये नहीं है कि बंद कमरे के अंदर एक कमीशन बैठे और उसकी बाद में किसी जो हमारे माजी के अंदर 70 की दिहाई से लेके मुख्तलिफ कमीशन बने, फिर उसकी रिपोर्ट दबा ली जाए। ऐसा दबा ली जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। ओपन हेयरिंग हो जहाँ पे सारे अपने एविडेंस रखें, PTI अपना एविडेंस रखे, कौम देख ले, और वो जो डॉक्यूमेंट सामने रखा जाए, जो पब्लिक हो सकता है उसको पब्लिक किया जाए ताकि आवाम को पता चले। तो जब तहकीकात पब्लिक हो जाएंगी तो मेरे ख्याल में फिर इमरान खान का अगर बयानिया गलत है तो वो वैसे ही उसका जो असर जायल हो जाएगा और
जो हुकूमत का बयानिया है वो दुरुस्त साबित हो जाएगा या फिर अदरवाइज हो जाएगा, दूसरी तरफ हो जाएगा, जिस तरह भी हो। तो मेरे ख्याल में तहकीकात होना लाजमी है। ये इल्ज़ाम तराशी और रोज इसके ऊपर बयानात कतन मुल्क के लिए दुरुस्त नहीं। बिल्कुल, इस मामले को एक तरफ लगना चाहिए, आना चाहिए, मुल्क को जो मसाइल का सामना है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। ज़ैगम साहब, तहरीक इंसाफ का ये जो मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, ये आपको क्या लगता है, इसके अंदर क्या मसला नजर आ रहा है, या हुकूमत क्यों नहीं चाहती है कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बने, इसकी तहकीकात हो? आप देखिए मसला क्या है। मसला तो बहुत ही खतरनाक है। मसला ये है कि एक गैर मुल्क ने आकर पाकिस्तान में 3 सियासी जमातों को खरीद कर, जो एक बड़ी पार्टी की इत्तेहादी थी, मुल्क में हुकूमत तब्दील करा ली और अपने मर्जी की हुकूमत लगा। ये बात है ना जी। ये पीटीआई की जो 3 इत्तेहादी जमातें थी, यानी MQM और बलूचिस्तान वाली बलूचिस्तान BAP अवामी पार्टी और तीसरा जो क्यों लीग है और छोटी जमातें, उनको खरीदा और खरीद कर इमरान खान साहब के इत्तेहाद से निकाला, दूसरे इत्तेहाद में डाला और उसके बाद अपनी मर्जी की हुकूमत कायम कर दी। इससे ज्यादा खतरनाक बात क्या हो सकती है? न्यूक्लियर जिसने अमेरिका के डिफेंस में न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया, कल तक जिसने अफगानिस्तान पर उसकी एक बात नहीं मानी, जिसने चाइना पर उसकी एक बात नहीं मानी, ईरान पर एक बात नहीं मानी, वहां पर अमेरिका ने आके अपनी हुकूमत इंस्टॉल कर दी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ होगा ना, जाहिर ऐसे तो नहीं हुआ होगा, कोई खुल्लम खुल्ला तो नहीं हुआ ना। अब अगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ तो कौन तफ्तीश कर सकता है, या कौन है जो इंटेलिजेंस की सरहदों पर खड़ा हुआ है और इस बात का ख्याल करता है कि पाकिस्तान में बैरूनी ताकतें आके इतना बड़ा खिलवाड़ ना करें। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारे हैं ना, काउंटर इंटेलिजेंस के इदारे हैं जी, इनको हम कहते हैं प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज, दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने ना सिर्फ तफ्तीश की, तहकीक की, देखा, हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिली। इससे बहुत छोटे काम पर वो बहुत बड़े स्टेप लेते हैं। आला फौजी अफसरों को सख्त तरीन सजाएं दी गई हैं जब इस तरह की कोई चीज पाई गई है कि उनके डांडे किसी बात से मिलते थे। पाकिस्तान को इतनी साफ पावर नहीं है, वो कह चुके हैं, लेकिन जाहिर है ये नहीं मानेंगे। अब जज साहब कहाँ से लाएंगे? जो बात काउंटर इंटेलिजेंस की बात है, जज के पास कौन सा ऐसा सबूत है, कौन सी ऐसी चीज है? अब सवाल ये कि अगर इमरान खान साहब के पास कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा सुराग है जो पाकिस्तान के काउंटर इंटेलिजेंस अदारों को भी नहीं मिला, जो MI को भी नहीं मिला, जो ISI को भी नहीं मिला, जो किसी को नजर नहीं आया, इमरान खान साहब के पास है, तो वो सामने ले आए ना। अब मुदाखलत की बात बड़ी सादा है कि जब भी कोई आपके अंदरूनी मामलात से बाहर वाली बात करता है तो आप कहते हैं आप मुदाखलत कर रहे हैं, बंद हो जाए, ऐसा काम ना करें। हर रोज हम इंडिया को कहते हैं, हर रोज हमें इंडिया कहता है, हम एक स्टेटमेंट देते हैं, वो कहता है आप हमारे मामलात में मुदाखलत मत करें, खामोश हो जाए। मुदाखलत की तो ये बात मत बदलना। आप देखिए वही जो इमरान खान के साथी थे 2018 में, तो यही MQM थी ना जो इमरान खान के साथ थी, और उसके बाद उस वक्त उन्होंने अमेरिका के पैसे नहीं पकड़े। BAP तो इस्टेब्लिशमेंट का करीब तरीन एक समझी जाती है ना, जो खुद बैरूनी साजिशों के खिलाफ सफ आजमा है बलूचिस्तान में, वो भी चली गई। देखिए सादा सी बात है कि एक बेचारा सफीर, आप जरा आप जाके देखें उस सफीर की औकात क्या होती है। 150 सफीर है पाकिस्तान के, और एक लोअर दर्जे का 18वें 19वें स्केल का अमरीकी अफसर खाने पे मिले। जो अमरीकी अफसर था उसने कुछ सिनेरियोज बनाए, अगर ये हो गया तो फिर अमेरिका का रिएक्शन क्या होगा, अगर ये हो गया तो रिएक्शन क्या होगा। वो ब्लंट थे, अनप्लेजेंट थे, हमें पसंद नहीं आए। अगर कि वो डिनर की टेबल पे थे, जो सफीर ने उस पर भेजा लिख के कि देखिए उसने ये बात की मेरे साथ, मुझे अच्छी नहीं लगी। आप पूछें कि ये उसने जाती बात की है या ये हुकूमती मौक़िफ़ है, और आप इस पर डिमांड दें, इतनी सी बात थी, उस पर उठाकर बयानिया बना की पूरी फॉरेन पॉलिसी को दांव पे लगाना, ये पहले दफा नहीं है। आप ये देखिए कतर के साथ हमारे कितने जबरदस्त ताल्लुकात हैं, हमारी एनर्जी डिपेंडेंस है। कतरी करके इन्होंने कतर के साथ क्या ताल्लुक खराब किया। उसके बाद आप देखिए इमरान खान ने सऊदी अरब के साथ क्या हमारे ताल्लुकात का बेड़ा फर्क किया। थोड़ा सा इस पे ऐड जी सर, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। आप जरूर सर, जरूर अतर साहब, मैं आपका कमेंट लेती हूँ, आपका कमेंट लेती हूँ जी ज़ैगम साहब। जी, उसके बाद आप देखिए सऊदी अरब के साथ आपने क्या किया कि जो आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, एक बेहतरीन पार्टनर है, उसके साथ आपने ये किया कि उसके अपोजिट आप अलायंस बनाने चले, और जब दबका आपको मिला तो आपने कॉन्फ्रेंस में ही जाने से इनकार कर दिया जिसकी लीड ही आप ले रहे थे। चाइना से भी आपने ताल्लुकात खराब किए। तीनों स्ट्रेटेजिक हमारे रिलेशनशिप जो हैं,
वेस्ट और अमेरिका से भी खराब की है, चाइना से भी खराब की है, सऊदी अरब से भी खराब की है, गल्फ से भी खराब की है। अगर आप इस तरीके से फॉरेन रिलेशंस को आप मुल्क की सियासत में लेकर आ जाएंगे तो मुल्क के हाथ बन जाते हैं, वो मुल्क के मफादात के मुताबिक फॉरेन पॉलिसी नहीं चला सकता और इस सूरत में आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की उम्मीद भी नहीं रख सकते। सही। अच्छा सर, हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है सर। सर आपने जो कतरी खत की बात की, तो ये इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, उसके बाद अतर साहब का भी हम ले लेते हैं कमेंट। कतरी खत लाने वाली नून लीग थी। ये कतरी खत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं लेकर आई थी, और कतरी खत को जिस तरह से अदालत ने नहीं माना था वो भी हम सबके सामने है। जी अतर साहब। अच्छा, इसमें मैं ये बात कर रहा हूँ कि जिस तरह उन्होंने कहा कि जी उन इदारों ने तहकीकात की हैं, तो वो तहकीकात शेयर कर दें कौम के साथ। आप खत नहीं शेयर कर सकते, इसलिए कि ये बयानिया यहाँ से शुरू हुआ था। आयशा, ये भूलिएगा मत, ये वो लोग इस वक्त हुकूमत में जो कहते थे कि इस तरह का तो कोई खत है ही नहीं, खत है ही नहीं, बिल्कुल। उसके बाद फिर कहा कि जनाब अब जब हुकूमत में आए हैं तो ये कह रहे हैं कि हम पब्लिक नहीं कर सकते। उस वक्त इमरान खान को कहते थे कि वो खत तुम पब्लिक करो, अब कहते हैं हम वो खत पब्लिक नहीं कर सकते। 2 दफा आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठी जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के चीफ बैठे, और उन्होंने ये कहा कि आपके मुल्क में संगीन मुदाखलत हुई है। तो ये कहना कि ये कोई चीज ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि एजेंसियों को अगर ये पता है और उन्होंने कहा कि कोई साजिश नहीं हुई, तो वो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट को दे दे हुकूमत, ताकि वो सुप्रीम पब्लिक रिकॉर्ड बन जाए, अवाम के साथ शेयर कर देना। आप खत ना शेयर करें, आप तहकीकात शेयर कर दें कि किस एजेंसी ने उसमें तहकीकात की, कितने लोगों ने तहकीकात की, कितना टाइम सर्व किया, कौन कौन से अफसरान उसमें शामिल थे और क्या उसका नतीजा निकला। दूसरी बात यह है कि इदारा एक होता है और रियासत एक होती है। एक अदारे के तर्जुमान या एक एजेंसी के तर्जुमान ने कहा कि साजिश नहीं हुई, और दूसरी तरफ मुल्क का वजीर आजम कह रहा है कि साजिश हुई है। उस वजीर आजम के पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, उसके पास दीगर इदारे भी हैं, उसको मुख्तलिफ जगहों से रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है। और इसको ये कहना कि 18वें ग्रेड के अफसर ने वहां पे कोई बात कर दी तो उसको हम सीरियस क्यों लें, तो भाई फिर आपकी इधर पूरी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी क्यों बैठी थी, क्यों उसमें सारी मुसल्लह अफवाज के बैठे थे लोग, क्यों हमारी इलेक्टेड क़यादत बैठी थी? इसलिए बैठी थी ना कि कोई सीरियस चीज थी। तो ये एक इंतहाई सीरियस मामला है, और इसको इस तरीके से एकदम से टेबल के नीचे कर देना कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, तो ये दरअसल हमें आदत पड़ी हुई है गुलामाना अमेरिका से चपेड़े खाने की और झाड़ खाने की, और हमारी ख्वाहिश है कि ये हमारी चलती रहे। अब ऐसा नहीं होगा। अब अवाम क्वेश्चन करती है और पूछती है कि भाई जिसका भी बयानिया गलत है सब कुछ सामने रखो, चाहे इमरान खान गलत है या दूसरे लोग गलत हैं, जो भी हकीकत है वो सामने आए। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं ना से इस बारे में मजीद सवाल करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अलीना से इस मरतबा हम स्टार्ट करते हैं। अलीना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब ये जो लड़ाई शुरू हो चुकी है सियासी जमातों के साथ, वो तो वैसे ही जब हुकूमत में थे तब भी वो बैठना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब इदारों के साथ भी जो उनकी ये बयानबाजी और ये जो जिस तरह से मुखालफत सामने आ रही है, ओपनली जिस पर बात की जा रही है, PTI को ये कितनी भारी पड़ सकती है? देखिए, मेरे ख्याल से ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये जो महाजराई और इतना इंतहाई पॉलिटिकली चार्ज हमें एक एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है और ईज ऑफ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। आपको पता है कि इस हफ्ते 2 बार जो है वो DGISPR को आके रिबट करना पड़ रहा है, रिबटल्स देने पड़ रहे हैं, सफाई देनी पड़ रही है इदारे को, और उसके एक काउंटर रिएक्शन में जो है श्री मजारी असद उमर साहब जो है वो आके मजीद उस पर एक रिएक्शन, उनकी तरफ से एक रद्द-ए-अमल सामने जो कि एक्सपेक्टेड भी है। गुज़िश्ता रोज फिर DGISPR की जानिब से जो है कुछ वजाहतें आके की गई उनकी जानिब से। देखिए, हल इस चीज का पूरा एक बड़ा सिंपल सा है कि कमीशन वाकई में बना दिया जाए। अब सारी चीजों को, एक मामले को पूरा सेटल करने के लिए पानी का पानी हो जाए, बिल्कुल दूध पानी का पानी। आपको याद है आयशा, आपको याद है मेमो गेट का जब स्कैंडल हुआ, सरफेस किया था, इट वाज एन अनसाइंड अनडेटेड डॉक्यूमेंट जिस पर आपने कमीशन बनाया जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में, और मामलात को जो है वो सेटल करने की तरफ आप लेकर आए। अब अगर गुज़िश्ता रोज DGISPR ने ही कह दिया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो कमीशन बना दे, हमें कोई एतराज नहीं है, तो अब नाउ द बॉल लाइज इन शहबाज शरीफ कोर्ट, बिकॉज इमरान खान साहब का मुतालबा है कमीशन बनाया जाए, ओपन हेयरिंग हुई जाए, फौज कहती है हमें कोई एतराज नहीं है। सदर पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ऑलरेडी रिक्वेस्ट जो है वो लिख चुके हैं, भेज चुके हैं लिखकर।
तो मेरा ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कि आप कुछ डिस्पोजल तो हो जाए उनकी तरफ से भी, रिक्वेस्ट की डिस्पोजल तो करें आप। देयर हैज टू बी अ रिस्पांस फ्रॉम द कोर्ट एज वेल। आप बताइए तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं आप, लेकिन बताना तो आपको पड़ेगा ना कि मतलब आप इट्स नॉट वर्थ हेयरिंग या कुछ भी है। लेकिन अदरवाइज तो ये मामला जो है वो मजीद कॉम्प्लिकेट होता हुआ नजर आएगा। मौजूदा हुकूमत जो है वो तो ऑब्वियसली आपको पता है ये साइफर का जब मामला सरफेस हुआ था तो वो तो ऑपोजिशन में थी उस वक्त। सो मेरा नहीं ख्याल है, और शहबाज शरीफ साहब क्योंकि इतने प्रोएक्टिव चल रहे थे कि उन्होंने आते के साथ ही, लाइक अतर काज़मी साहब सेड कि आते के साथ ही उन्होंने फौरन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जो है वो कॉल किया। तो कहने का मकसद है, और ऑल्दो कि उनको बड़े तनकीद का भी सामना करना पड़ा कि शायद बड़ा इल एडवाइस डिसीजन था उनकी जानिब से, क्योंकि उसने भी एंडोर्स कर दिया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इसी मामले को लेके कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस थी। सो बहरहाल लेकिन मामला जो है वो हल की तरफ जाएंगे कि अगर आप एक तश्कील दे देंगे कमीशन, और ताकि आप भाई इमरान खान साहब का भी वो बात हल हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, सारा चीज सामने खोल के आना चाहिए और बिल्कुल ओपन समात के जिस तरह वो मुतालबा कर रहे हैं आप कर दें, इसमें कबाहत ही क्या है आखिर। लेकिन मजीद मामले को पेचीदा बनाया जा रहा है ना, लाइक आई सेड कि बहुत ही पॉलिटिकली चार्ज इस वक्त एक एटमॉस्फेयर है और कहीं से कोई मेजर ऐसा नहीं लेते हुए नजर आ रहा है कोई भी कि जिससे ये मामला जो है वो कूल डाउन हो या ईज ऑफ होते हुए सिचुएशन नजर आए। पर सुप्रीम कोर्ट हैज टू गिव अ रिस्पांस एटलीस्ट। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। ठीक है जी आयशा, इसमें रुकावट जो है वो अब हुकूमत ही है। फौज भी कह रही है कि आप तहकीकात करवा लें, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, तो शहबाज हुकूमत और अतर साहब आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि अगर ऐसी कोई चीज है, ऐसा कोई खत है तो सामने लेकर आए, हम आपके साथ खड़े होंगे। ये भी उन्होंने कहा था। अब वो सामने आ गया है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उसको 2 मरतबा इंडोर्स भी कर दिया। उसके बाद अगर अब भी कमीशन नहीं बन रहा तो फिर इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है। लास्ट जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर मैं एक कॉमेंट आप दोनों का चाहूँगी। NA-240 का जो बाई इलेक्शन आज हुआ है, इसके अंदर वही हंगामे, वही फायरिंग हमने देखी है जो हमेशा हम इलेक्शन के दौरान देखा करते हैं। तो अतर काज़मी साहब, कभी हम ऐसा देख सकते हैं अपनी ज़िंदगियों के अंदर के पुरअमन तरीके से शफाफ इलेक्शन हो, कहीं पर फायरिंग ना हो, कहीं पर तोड़फोड़ ना हो, कहीं पर बैलेट बॉक्सेस ना उठाए जाएं? देखिए, ऑब्वियसली ये भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डेवलप होती हैं, नेशंस डेवलप होती हैं। जिस मुल्क के अंदर कौमी असम्बली में इस तरीके से मुबैना साजिश करके आपकी हुकूमत चेंज कर दी जाए, जिस मुल्क के अंदर पंजाब की असम्बली के अंदर पुलिस फेंटा लगा के, लोगों की कुट लगा के वज़ीर आला को मुंतखब करवाए, वहाँ पे फिर आप पोलिंग स्टेशन पे क्या तवक्को कर सकते हैं कि पोलिंग स्टेशन पे क्या होगा। लेकिन कराची के अंदर एक नई गेम शुरू हो गई है और उस गेम की क्या मकसद है, ये आने वाले दिनों में मज़ीद इस पर कुछ चीज़ें वाज़ेह होंगी, इसलिए कि PTI से अब सीटें वापस लेनी है। PTI से वापस लेनी है, ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, आपकी क्या राय है इस मामले पर? ये जो बाई इलेक्शन हुआ है और आगे अब ज़िमनी इंतखाब भी होना है, तो क्या हम यही तवक्को करें, ऐसे ही मनाजिर हमें देखने को मिलेंगे? देखिए, बहुत ही अफसोसनाक हुआ कराची में, और हमें देखना होगा कि क्या जो कराची में पुराना पॉलिटिकल ये वो वापस आ रहा है या वन ऑफ इंसिडेंट हुआ है। इसके अलावा टर्न आउट भी बहुत इंतहाई हो रहा है और एक अफसोसनाक बात है। जहाँ तक ज़िमनी इंतखाबात का ताल्लुक है, ख़ासतौर पर अब पंजाब में होने लगे हैं, उसमें बिल्कुल मेरा ख्याल है कुछ न कुछ वायलेंस का ख़तरा मौजूद है। जिस तरीके से चार्ज एटमॉस्फेयर है और उसमें बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि यहाँ उस तरह का वायलेंस नहीं होगा और यहाँ टर्न आउट तो यकीनन बहुत ही अच्छा रहेगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया। हमारे मेहमानों का वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया है। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे, हमारे अंदर हौसला पैदा करे, हिम्मत पैदा करे कि इस महंगाई का बोझ आवाम जो है वो उठा लें, या अल्लाह ताला कहीं से गैब की मदद भेज दे हमारे लिए। आपसे इजाज़त चाहूँगी, अगले हफ्ते इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।